नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ को लेकर सरकार अलर्ट। सीएम धामी ने 13 जनवरी को बुलाई कैबिनेट बैठक। प्रभावितों को मुआवजे सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर होगी चर्चा। तो वहीं जोशीमठ में प्रभावितों को अभी 1.5 लाख की मदद। शिफ्टिंग के लिए 50,000 मिलेंगे। फिलहाल 2 होटल तोड़े जाएंगे, घर नहीं। प्रभावितों को अभी मदद। जोशीमठ को लेकर धरना प्रदर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन उपवास। कांग्रेस को अब ग्रामीणों का समर्थन। एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी जारी। उत्तरकाशी के भटवाड़ी गांव में दहशत। दीवारों में दरारें दिखने से ग्रामीणों को सताने लगा भूत धसाव का डर। जोशीमठ से मिलती जुलती भटवाड़ी की भौगोलिक स्थिति। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों में बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन। अलाव का सहारा लेने को मजबूर स्थानीय लोग। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि जोशीमठ आपदा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। जोशीमठ भूत धसाव के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। उत्तराखंड सचिवालय में 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। आपातकालीन बैठक है ये। जोशीमठ आपदा में पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा राशि सहित अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में फैसला होना है। पर्वतीय क्षेत्रों में धारण क्षमता के आधार पर नए निर्माण करने को लेकर भी मिल सकती है मंजूरी। जोशीमठ आपदा के चलते बुलाई गई आपातकालीन कैबिनेट बैठक। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार की मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता करते हुए जोशीमठ आपदा को लेकर स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में अभी तक 2 होटल जो भूधसाव के कारण लटक गए हैं, उनको डिसमेंटल करने का आदेश दिया गया, क्योंकि ये होटल आसपास के भवनों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। इसके अलावा अभी किसी का भी भवन नहीं तोड़ा जा रहा है। भूधसाव से प्रभावित भवनों का सर्वे किया जा रहा है। असुरक्षित भवनों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी विस्थापन किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को तत्कालिक तौर पर 1.5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है, जिसमें 50,000 रुपए घर शिफ्ट करने के और 1 लाख रुपए आपदा राहत मदद से एडवांस भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि बाद में समायोजित किया जाएगा। सरकार लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे रही है। जो लोग किराए के घर पर जाना चाहते हैं, उनको 6 महीने तक 4,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज है। इसको लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जोशीमठ से ज़्यादा दूर ना जाए, उनकी पेशी जो है यहाँ होगी, आसपास में होगी। तो आसपास में एक गांव का उन्होंने सजेशन भी दिया था कि जैसे न्यू टेहरी बनी थी, ऐसे न्यू जोशीमठ बनाया जाए, वहाँ पर बसाया जाए। ये कुछ लोगों की मांग है। अब कुछ लोगों का मांग है 1 टाइम सेटलमेंट हो जाए, हमें कैश धनराशि दे दी जाए, हम अपने मर्जी से कहीं जाना है जाएंगे। और जो होटलियर्स हैं, ये पीपल कोटी जाना चाहते हैं। कुछ अन्य लोग हैं जो जोशीमठ के आसपास में रहना चाहते हैं। तो हम एक एक की विकल्प को ले रहे हैं। प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जोशीमठ के मौजूदा हालातों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जोशीमठ भू धसाव मामले पर केंद्र की मोदी और प्रदेश की धामी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। इसके साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जोशीमठ भू धसाव की जद में आए परिवारों के विस्थापन पर भी राज्य सरकार और आवास मंत्रालय खाका तैयार कर रहा है। सुरक्षित जगह फाइनल हो जाने पर इस पर काम किया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में कोई परेशानी ना हो।
जहाँ तक आप स्थिति को लेकर देखिए, जो जोशीमठ की स्थिति है उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे मैं आपके माध्यम से सभी कुछ से कहना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी साहब इस पूरे स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। और आप देखिए, लगातार चाहे हमारी केंद्र की गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी प्रदेश की गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे अधीनस्थ अधिकारीगण हो, बहुत गंभीरता से इसमें लगे हैं। जहाँ तक आपने एक विषय रखा कि इनको वहाँ से विस्थापित किया जाएगा, उस बिंदु पर भी विचार चल रहा है। चूँकि आवास विभाग भी मेरे पास है, उसमें स्पष्ट कहा गया कि जब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कहाँ पे, यानी कि जैसे पीपल कोटी है, जैसे उद्यान का क्षेत्र है या एक अन्य क्षेत्र है, उस पर जो भी सर्वे आज की तारीख में हो रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में ये भी स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जहाँ पे उनको बसाया जाएगा वो जगह भी उनके लायक हो। जोशीमठ में कई घर खाली हो चुके हैं। सैकड़ों घरों पर रेड क्रॉस के निशान लग चुके हैं। जोशीमठ की वार्ड संख्या 7 में लगभग दर्जनों परिवारों के घरों पर रेड क्रॉस का निशान लगा दिया गया। आपको बता दें कि सभी वार्ड संख्या 7 में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो लोग अपना घर नहीं छोड़ेंगे। वे लोग यहीं पर रहेंगे और यहीं पर मरेंगे। जोशीमठ नगर के लगभग सारे वार्ड इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। यहाँ हर दिन मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है, जिस कारण देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से पलायन होने की कगार पर पहुंच चुका है। जब आ रहे तो इतने दूर ही जाते रहे, हमको ना गाड़ी है हमको और ना खाने की व्यवस्था है। कहाँ जाएंगे? हम बोले कि घर में रहेंगे तो हम ताला लगा देंगे, बाहर से सील कर देंगे। अब भाई कहाँ जाएंगे हम? हमारा तो कोई नहीं। कहाँ जाएंगे हम? इतने छोटे छोटे बच्चे, बोले होटलों में चलो, यहाँ से बोले गाड़ी लगी है, कोई गाड़ी नहीं, कोई आने का साधन नहीं, जाने का नहीं। गढ़वा स्कॉट इतना दूर पैदल जाना पड़ रहा, पैदल आना पड़ रहा। होटल में यहाँ पे भंडारी जी का होटल करवाया तो उसमें उस रात को हम भूखे रहे। हमने अपना खेत फूत बेच के यहाँ मकान बनाया और सारा कुछ यहाँ लगा दिया मकान पे, और मकान की हालत ये खराब हुई है। और कभी भी हम दहशत में है, कभी भी टूट सकता है। हम ना दिन में चैन है न रात को। हम आए तुरंत 7 बजे यहाँ पहुंचे जोशीमठ, रात को तुरंत हमको वहाँ रविग्राम में शिफ्ट करा दिया है। और अब हमको मतलब कुछ चीज की व्यवस्था नहीं है। हम तो ऐसे घर छोड़ के नहीं जाएंगे। आज भी बोल रहे हैं वो, हम तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम मरेंगे तो यहीं मरेंगे, भले हम रात को अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर पे रहेंगे, चूल्हा जलाएंगे, बाहर पे रहेंगे। हमारे घर में बहुत दरारें आ चुकी है। शासन प्रशासन द्वारा हमारे घर में कोई किसी भी प्रकार की सहायता नहीं है। हमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही है। कहीं भी किस तरीके से हमारा घर पूरी तरीके से टूटने की क्षण में है। जोशीमठ में हो रही भूधसाव के चलते राज्य सरकार ने वहां की व्यावसायिक भवनों को तोड़ने की कवायद शुरू कर दी, जिसको लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोलना शुरू कर दिया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार के ध्वस्तीकरण के निर्णय पर गांधी पार्क में समस्त कांग्रेस नेताओं के साथ 1 घंटे का मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार का ये निर्णय निंदनीय है और राज्य सरकार को जोशीमठ में भवनों को ध्वस्त करने से पहले वहां के स्थानीय नागरिकों को मुआवजा राशि बतानी चाहिए थी, जिस पर राज्य सरकार मौन नजर आ रही है। हरीश रावत ने कहा कि बतौर विपक्ष कांग्रेस की यह जिम्मेदारी है कि वह जोशीमठ के लोगों के हक के लिए आगे आए और उसी को लेकर यह मौन उपवास रखा गया है। जिस तरीके से जोशीमठ में बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों को जो है, अरे बुलडोजर तोड़ना पड़ेगा, हम भी जानते हैं तोड़ना पड़ेगा, लेकिन जिनके संपत्ति को तोड़ रहे हो, जिनके होटल को तोड़ रहे हो, जिनके परिसंपत्तियों को तोड़ रहे हो, उनको ये तो बता दो तुमको मुआवजा क्या दोगे। फॉर्मूला ही बता दो कि भाई इस दर पर देंगे, बद्रीनाथ के तर्ज पर देंगे, कुछ तो बता दो। और कहाँ बसाओगे? क्योंकि जोशीमठ का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि होटल का कर्मचारी और चाय की स्टॉल वाला व्यक्ति भी दूसरी जगह, तो आप नया जोशीमठ कहाँ पर बनाएंगे बता दीजिए ना। हम चाहते हैं हमारे जोशीमठ जोशीमठ भूधसाव मामला पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत में आक्रोश है। देहरादून के गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने मौन उपवास किया। हरीश रावत के मौन उपवास में शामिल हुए प्रभावित और कांग्रेस सहित आमजन। कहा, बिना मुआवजा दिए और बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए भाजपा सरकार ने जोशीमठ में 2 होटलों का ध्वस्तीकरण किया। जोशीमठ में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे उत्तराखंड सरकार, उन्होंने कहा।
जोशीमठ नगर के तहसील प्रांगण में विगत कुछ दिनों से जोशीमठ नगर की पीड़ित परिवार लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं जोशीमठ नगर के पास के बड़ा गांव और साथ में सेलंग गांव भी जोशीमठ के पीड़ित परिवारों के साथ जन समर्थन देने के लिए पहुंचे। दोनों गांव के लोगों ने जोशीमठ देवनगरी में कई किलोमीटर पैदल चलकर एनटीपीसी के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। महिलाओं ने एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि एनटीपीसी के द्वारा ही जोशीमठ नगर को खतरा बना हुआ है और एनटीपीसी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। के लिए समिति जोशीमठ का ग्राम सभा सेलंग महिला मंगल दल सब उनका समर्थन देते हैं जोशीमठ संघ समिति को। उसके बाद जो ये एनटीपीसी की सुरंग सेलंग से और जो दोपंथी की तरफ जारी है, उसमें जो सेलंग गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जो सेलंग गांव के नीचे जितनी टनल है ना, सबसे ज़्यादा सेलंग के नीचे है। और सेलंग गांव इन परियोजना के 6-7 गाँव में सबसे ज़्यादा प्रभावित गाँव सेलंग है। हमारा विषय तो यही है कि आज जोशीमठ हमारा जो ब्लॉक है उसमें ये आपदा आई है और वही आपदा हमारे सेलंग में भी कई मकानों पर है। एनटीपीसी को बीच में उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा बीमा करेंगे, वो करेंगे, खाली झूठे आश्वासन देते हैं। कोई बीमा नहीं, कोई कुछ नहीं। आज हम जोशीमठ के साथ हैं, खड़े हैं, आवाज उठाएंगे और जोशीमठ को बचाएंगे। ये बहुत सालों से ये इसका विरोध हो रहा था। हम खासकर एनटीपीसी का विरोध करने में आए हैं और हमने कल जो है बड़ा गांव में महिला मंगल दल में बैठाई और कहा कि भाई जोशीमठ समिति को हमने वहाँ पर समर्थन देना है और कम से कम जो 80% महिलाएं जो है बड़गांव से इस समर्थन में आ रही हैं। और आगे के हमने कार्रवाई की है कि भाई हम बड़गांव वाले को कुछ नहीं चाहिए कंपनी का, लेकिन हम जो है कंपनी के जो टनल जा रहा है वो बिल्कुल ढाक, बड़ा गाँव और मेरठ जहाँ अभी टनल नहीं बना है उस टनल का घोर विरोध करते हैं। जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरार आने के बाद उत्तरकाशी के भटवाड़ी में लोग बेहद डरे हुए हैं। उन्हें भी अपना घर खोने का डर सता रहा है। भटवाड़ी की भौगोलिक स्थिति भी जोशीमठ से मिलती जुलती है, क्योंकि भटवाड़ी गांव और शहर के नीचे गंगा भागीरथी नदी बहती है और वहां भी जोशीमठ जैसी घटना होने की आशंका है। यहाँ भी दीवारों में दरारें दिखने लगी हैं। प्रदेश में इन दिनों लगातार बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है, जिससे जहां आम उपभोक्ता बेहद परेशान है, तो वहीं महंगी बिजली की दोहरी मार से अब प्रदेश के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। डोईवाला क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती होने से जहां लोग बेहद परेशान हैं, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला के विद्युत वितरण खंड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन को कोसा। प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश में पहले ही लोग महंगी बिजली ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार सुबह शाम कटौती होने से लोग बेहद परेशान हैं। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में बिगड़ती यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत देहरादून पुलिस ने शहर के लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए रैली के माध्यम से अभियान की शुरुआत की है। 11 से लेकर 17 तारीख के बीच पुलिस प्रशासन यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त रुख भी अपनाता नजर आएगा। देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने भी बताया कि कुछ लोग यातायात के नियमों का ठीक से पालन नहीं करने की वजह से लोगों को परेशानी होती है। वहीं कई बार दुर्घटना की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। ये रोड सेफ्टी को लेकर के एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है और ये भारत सरकार के जो भूतल परिवहन मंत्रालय उनके निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और अभी रैली निकलेगी, एक मोटरसाइकिल रैली और हमारे अन्य वाहन भी हैं। इस दौरान हम लोग क्या करेंगे कि एक जो भी वाहन चालक हैं उनको वाहन चलाने में क्या क्या सावधानियाँ बरती जानी है उसके बारे में संवेदनशील किया जाएगा। लक्सर के सिद्धड़ू गांव में लक्सर तहसील प्रशासन ने चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में तहसील स्तर के सभी विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अचल आवास, इंदिरा आवास, शौचालय, टिन सेट, सिंचाई पाइपलाइन, बंदरों का आतंक, अतिक्रमण, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य और यंत्रीकरण योजना, फसल बीमा योजना आदि के बारे में लोगों को बताया गया। वहीं सभी विभागों ने अपनी अपनी योजनाओं के बारे में चौपाल कार्यक्रम में आए ग्रामीणों को जानकारी दी। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे विभाग भी रहे जो नदारत रहे, जिनके खिलाफ लक्सर उपजिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई की बात कही गई। नाम पढ़ के बताओ। कार्यक्रम में यहाँ पर कई विभागों से संबंधित समस्याएं, शिकायतें और सुझाव लोगों के द्वारा रखे गए और सभी को सुना गया। मुख्यतः यहाँ पर जो विकास विभाग से संबंधित है इसमें लगभग 8 लोगों के वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के फार्म भरे गए हैं। लगभग 15 लोग यहाँ पर पात्र थे जिनके फॉर्म नहीं भरे गए थे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी विधिवत उनको पेंशन प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लगभग 3 सरकारी ट्यूबवेल हैं जो बंद हैं, उनको सही कराने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है। एसएसपी एचएस सिंह द्वारा आगामी मकर संक्रांति स्नान पर्व और 26 जनवरी को देखते हुए जनपद पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रहते हुए होटल, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, प्रत्येक संदिग्ध इत्यादि को लगातार चेक करने हेतु पुलिस अधिकारियों को सचेत रहते हुए लगातार चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। इस पर हरिद्वार पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें हर की पौड़ी पर सूचना मिली कि एक
कि मालवीय घाट पर एक संदिग्ध बैग रखा है। इस सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी द्वारा प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने पर तुरंत एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह, सीओ सिटी मुकेश ठाकुर समेत तमाम पुलिस फोर्स पर मौके पर पहुंचा और आनंद फानल में मात्र 10 मिनट के अंदर पूरे मालवीय घाट को बिना किसी धक्का मुक्की यानी किसी नुकसान के खाली करवाया गया। संक्रांति और 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए आज हर की पैड़ी पे एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें बीडीएस, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी हमारी मौजूद मिली। इनका रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे कोतवाली की भी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, सीओ सिटी और मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था। एक ये मॉक ड्रिल थी। इसके अलावा ये अभियान लगातार चलता रहेगा हमारी चेकिंग का। एक सघन चेकिंग के लिए होटल ढाबे की चेकिंग के लिए भी निर्देशित किया गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। पूरे देहात क्षेत्र में और सिटी क्षेत्र में ये अभियान 26 जनवरी और मकर संक्रांति को ध्यान में रख के जारी रहे। उत्तराखंड में 33वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रुड़की में ट्रैफिक पुलिस, सीपीयू पुलिस और कोतवाली पुलिस ने नगर में रैली निकाल आमजन को जागरूक किया। बता दें कि 33वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आमजन को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रुड़की में यातायात पुलिस, सीपीयू पुलिस और सभी थानों के चीता पुलिस सम्मिलित रही। यातायात पुलिस निरीक्षक अखिलेश कुमार ने बताया कि यह जागरूकता रैली एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह के नेतृत्व में निकाली गई और इस रैली की शुरुआत ट्रैफिक पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कोतवाली सिविल लाइन में इस रैली का समापन किया गया। ये हमने ट्रैफिक पुलिस लाइन से स्टार्ट करी है। इसमें हमारे सीपीयू के ट्रैफिक पुलिस और सभी थानों के चीता पुलिस ये सभी इसमें सम्मिलित रहे। एसपी देहात साहब मौजूद रहे। तो हमारी जो रैली निकली थी तो ये निकली ट्रैफिक लाइन से होते हुए हम मलकपुर चुंगी, बस अड्डा, BSM तिरा होते हुए रामपुर चुंगी, वहाँ से यूटर्न लेके हमने और फिर ये BSM तिरा से अंदर आए चौ मंडी होते हुए और यहाँ पे इसका समापन किया गया। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सभी लोग जो है इसमें यातायात संबंधी जितने भी नियम है सभी जागरूक रहें और जो एक जीवन है, जो एक अमूल्य जीवन है, वो आपका भी है और दूसरों का भी है। फर्जी लोन ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और एसटीएफ उत्तराखंड को बड़ी कामयाबी मिली। 15 ऐप्स के माध्यम से 300 करोड़ रुपए लोगों को अधिक ब्याज और लोन पर देकर लोगों से अवैध वसूली के नाम पर मानसिक उत्पीड़न करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड द्वारा भारत के विभिन्न कोनों में लोन ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सरगना को गुड़गांव से गिरफ्तार किया। एक बहुत बड़े संगठित गिरोह को ध्वस्त किया गया है। एसटीएफ द्वारा चाइनीज लोन ऐप घोटाले का पर्दाफाश किया गया है, बहुत बड़े घोटाले का। इसके अभी तक जो प्राथमिक अनुमान है उसके हिसाब से ये 300 करोड़ का घोटाला है 15 ऐप से संबंधित और उसमें से अभी हमने 5 ऐप को ही इन्वेस्टिगेट किया है। इन 5 ऐप के संबंधित हमने देखा तो एनसीआरपी जो पोर्टल है देश का, नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उस पे 5 ऐप से संबंधित ही 95 कंप्लेंट है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के आनंद गेस्ट हाउस में हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला जब आर्मी के 2 सैनिक आपस में भिड़ गए। हुआ यूं कि बीएसएफ के रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी सेना के दूसरे जवान के साथ होटल के बंद कमरे में थी। उसी दौरान किसी ने महिला के पति कैप्टन को मोबाइल फोन पर सूचना दी दी थी। कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ तुरंत ही होटल में पहुंचे जहां उन्होंने सैनिक के साथ होटल के बंद कमरे में अपनी पत्नी को धर दबोचा। मेरा विवाह हुआ था सन 2009 में पिंकी चौधरी नामक युवती के साथ में, जो कि मूल रूप से वारसी कांदला जिला मुजफ्फरनगर की निवासी है और शादी जो है वो अलवर राजस्थान से हुई थी। उक्त महिला के गलत आचरण की वजह से मार्च 2017 में मैंने परिवार न्यायालय सहारनपुर में तलाक का वाद दायर किया था। उसके बाद से उक्त महिला ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखा दिए कि जी मेरे ये तलाक के और घरेलू हिंसा वगैरह के, और हर जगह मुझे बदनाम करती है कि भाई मैं जो है रखना नहीं चाहता हूँ, दूसरी शादी करना चाहता हूँ, जबकि ये सब गलत आरोप थे। इसके कई गलत संबंध हैं लोगों के साथ में। और कल मेरी सहारनपुर में जो है तारीख थी तलाक के केस की जिसमें आई हुई थी,
और वहीं से मुझे शक हुआ कि कोई व्यक्ति इसके साथ है। मैंने इनका पीछा किया तो ये दोनों यहाँ रुड़की में आके एक होटल जो है आकाश गेस्ट हाउस नाम का, इसमें कमरा नंबर 105 में ठहरे हुए हैं। और इन दोनों की मुझे कुछ पुख्ता वीडियो भी मिली हैं। जो व्यक्ति इसके साथ ठहरा हुआ है उसके ही परिवार के किसी व्यक्ति ने जो है वो वीडियो मुझे उपलब्ध कराई है, जिसमें दोनों आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहे हैं। काशीपुर में पुलिस ने एक नशा तस्कर को नशे की गोलियां और कैप्सूल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से नशे की 620 गोलियां बरामद की, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर अभियुक्त को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। डीजीपी महोदय के निर्देशों के क्रम में और एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय के आदेशानुसार लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी के क्रम में ये काशीपुर पुलिस ने एक युवक की गिरफ्तारी की है, जो चेकिंग के दौरान जिसके पास कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ उसके पास प्राप्त हुई हैं। इसमें लगभग 620 कैप्सूल मिले हैं जो कि प्रतिबंधित हैं और इसी के साथ ही हमने इसमें ड्रग इंस्पेक्टर को भी इसकी सूचना दे दी है। फिलहाल माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मैम क्या उसका पुराना इतिहास पर आई? इसमें हम लोग पता कर रहे हैं, अभी कोई पुराने इतिहास की जानकारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसे जानकारी आ रही है कि अन्य जनपदों से भी ये काम करता था, तो हम उसको भी इसमें इंक्लूड करके आगे से जानकारी कर रहे हैं उसकी।